हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरबी की जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे एमसीक्यू में लेके आपके लिए आया हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच असेसमेंट मेथड विल बी यूज आफ्टर द क्लाइंट हैज़ बीन डिस्चार्ज। क्लाइंट को डिस्चार्ज होने के बाद हमें कौन सी असेसमेंट मेथड यूज़ करनी चाहिए? ए ऑडिटिंग, बी रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन, सी कंकरेंट इवैल्यूएशंस, डी क्वालिटी एश्योरेंस। तो बात किसकी हो रही है कि पेशेंट को आप अपने को डिस्चार्ज होने के बाद कौन सी मेथड करेंगे, तो उसमें हमारा आंसर आएगा रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशंस। बी हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशंस में क्या होता है कि पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। कनकरेंट का भी एग्जाम में आ सकता है। उसमें कनकरेंट मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस असेसमेंट होता है। कंटिन्यूस असेसमेंट मतलब पेशेंट अभी हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट इवैल्यूएशंस। और ऑडिटिंग सिस्टम क्या है? ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जैसे कि हम बोलते हैं नर्सिंग ऑडिट, कि जो हमारा रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हॉस्पिटल के या ऑर्गेनाइजेशंस का जो होता है उसका रेगुलरली या पीरियडिकली हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑडिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द फर्टिलाइजेशंस टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशंस कहाँ पे हमें देखने को मिलता है या कहाँ पे होता है? इन्फेंटिबुलम्स, ओवरी, एम्पुला और स्टमस। तो फर्टिलाइजेशंस कहाँ होता है? पहला ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, तो उसमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें एम्पुला के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशंस हम किसको बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशंस क्या होता है फेलोपियन ट्यूब में, कि जहाँ एग्स यानी कि स्पर्म एंड ओवा जहाँ कनेक्ट होते हैं या ज्वाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग बाय द क्लाइंट विथ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिनोट्स। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। ठीक है, और जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पेशेंट में स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पेशेंट कौन सा है? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला है। तो उसमें हम ऑप्शन देखेंगे, प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स इन विच द क्लाइंट सी ऑब्जेक्ट एज ऑल गुड और बैड। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट होता है क्या देखता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है कि सभी जो चीज़ है या सभी ये ऑब्जेक्ट है वो सभी ऑब्जेक्ट सारे हैं या सभी ऑब्जेक्ट बेड है। ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी विद इन द बॉर्डरलाइन क्लाइंट के दो तरह की पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। एविडेंस प्रीकॉशियस डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और डी ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड इन विच द क्लाइंट लूज कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी। तो ऐसे पेशेंट में क्या रियलिटी होती नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ए। क्या रहेगा? ए सही आंसर रहेगा। तो ऐसे जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट को मानते हैं अच्छा है तो वो अच्छा ही है, जो ऑब्जेक्ट को मानते हैं बुरा है तो पूरी तरह वो बुरा ही मानते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते पहचान नहीं सकते। द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन द डिफाइंड पॉपुलेशंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसकी बात है? न्यू केसेस की। कहा कि जहां आप पॉपुलेशंस है उसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या दिया है, स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है और पॉपुलेशंस दिया हुआ है, उसमें न्यू केस देखने को मिलते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, मॉर्बिडिटी, प्रीवेलेंस, इंसिडेंस, पॉइंट प्रीवेलेंस। तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, ओनली न्यू केसेस से, इसीलिए हमारा जवाब आंसर क्या रहेगा, इंसिडेंस हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है। विच ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट HIV एड्स। HIV एड्स के लिए हम कौन सी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, एम्पिसिलिन, डेक्सामिथाजोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के जीडोवुडिन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी जीडोवुडिन। ठीक है, जीडोवुडिन क्या करती है कि जो पेशेंट्स HIV के इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो डिजीज़ का प्रोग्रेशंस होता है वो प्रोग्रेशंस को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है, और जो अर्ली सिम्टम्स हो या सिम्टम्स ना हो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इन विच ईयर CSM प्रोग्राम्स वॉज इनिशिएटेड। CSM
प्रोग्राम चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम्स किस साल में इनिशिएट हुआ? 1980, 1992, 99 के 1982? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSM प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? 1992। ए सी आंसर हमारा, ये ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो सही आंसर होगा 992, ठीक है। उसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, ठीक है। और प्रोग्राम कितने गोल थे? 17 गोल थे। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर मैटरनल और चाइल्ड पॉलिसी के कितने थे? 17 गोल थे, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था CSM का? तो बिलो जो 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रंस होते हैं उनको कंटिन्यू ORT देना, ठीक है। हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर बाय द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? तो CHC में कितना पॉपुलेशन हम कवर करते हैं? तो 80,000 to 120। उसमें आपको यदि पूछे हिली एरिया, ठीक है, और स्लम एरिया, हिली या स्लम, ठीक है, तो उसमें हम कितना है, हिली एरिया के अंदर 80,000 लिखना है। और जो एजुकेटेड या पॉपुलेशंस रूरल हॉस्पिटल पॉपुलेशंस में कितना होता है? जो प्लेन एरिया, आपको कैसे पूछेगा वो, प्लेन और हिली, ठीक है। तो प्लेन पूछे तो 120 लिखना है, और हिली पूछे तो 80,000 लिखना है, ठीक है, ये याद रखना। और एवरेज लिखना है, ये लिखना है। इसी तरह PHC पूछे तो 30 प्लेन में, 20 हिली एरिया में। CHC पूछे तो 5,000 प्लेन में, 3,000 हिली के अंदर, ठीक है। ये तीनों को याद रखना। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है? थ्रोम्बस, एयर बबल्स, एथर्मोनस डिब्रिस के बोन फ्रेगमेंट। तो एम्बोलिज्म हम कल चर्चा की थी। तो एम्बोलिज्म्स का मतलब क्या होता है? तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर जो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, थ्रोम्बस की वजह से। तो उसके हमारा आंसर आएगा ए, थ्रोम्बस, ठीक है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिया हम कैसे करेक्ट करेंगे? सिलेंड्रिकल लेंस, कॉन्केव लेंस, बाइफोकल लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो मायोपिया हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो कॉन्केव लेंस से हम उसको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, ठीक है। जिसको हम मायोपिया को क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस, या लघु दृष्टि हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु दृष्टि, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया यदि एग्जाम में पूछा है, हाइपरमेट्रोपिया किससे करेक्ट होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस, किससे? कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया, और मायोपिया में कॉनकेव लेंस, ये दोनों याद रखना, ठीक है। समझना, ब्लैंक्स डिनोट्स वन हु नेवर कंप्लीटेड प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। कि उसको हम क्या कहेंगे? जो प्रेगनेंसी तो कॉन्सेप्शन तो होता है, लेकिन वो वायबिलिटी तक, तो जो फीटस होता है वो लाइव रह नहीं सकता, वायबल तक पहुंचता नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? नल्ली पारा, मल्टीग्रेविडा, परपूरा, नल्ली ग्रेविडा। तो उस हमारा आंसर क्या होगा? कॉन्सेप्शन तो होता है, इसका मतलब क्या हुआ? नल्ली ग्रेविडा तो नहीं है, लेकिन वायबिलिटी तक पहुंचती रही, इसका मतलब हुआ नल्ली पारा, ठीक है। मल्टीग्रेविडा का मतलब क्या होता है? कि वो मदर, वो वुमन जो मल्टीपल प्रेगनेंसी अचीव करे, ठीक है। और पूरा का मतलब क्या होता है? कि बर्थ के 10 चाइल्ड जल्दी बर्थ देने वाली, उसको क्या बोलते हैं? परपीरा, ठीक है। ये परपूरा नहीं है, परपीरा है। क्वेश्चन 11, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय, हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन। उसके अलावा हमें ऑर्गन्स का पूछा जाए तो जो हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एनाटॉमी की दृष्टि से पूछा जा सकता है। और लेकिन हमारा पूरा बॉडी का कौन मेंटेन करता है? तो वो होगा फैट। क्या आएगा जवाब? फैट आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर सेवरल टाइप की फैट होती है, जिसको हम जानते हैं एडिपोस टिश्यू, ब्राउन एडिपोस टिश्यू। जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होती है वो क्या करती है? ब्राउन एडिपोस टिश्यू हीट प्रोड्यूसिंग का काम करती है। क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूसिंग का काम करती है। और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ठीक है।
और वो क्या करती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो ज़्यादा कैलोरी होती है हमारी बॉडी को उसको स्टोर करने का काम भी करती है, ठीक है। इसीलिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है, क्या, ओबेसिटी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिसर्च का क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन सा ग्राफ यूज़ करना चाहिए, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम्स के ओ गिव्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा याद रखना हमारा आंसर आएगा हिस्टोग्राम, ठीक है। कि रिसर्च स्टेटिस्टिक में क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, जब भी हमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो उसमें हमें क्या करना हो, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ हो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ हो तो उसमें हमारा आंसर हिस्टोग्राम होना चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर ओवम डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओजिनोसिस, फर्टिलाइजेशंस, गेमेटोजिनेसिस के स्पर्मेटोजिनोसिस। तो मैच्योर ओवम की बात है तो क्या होगा, ओवम का बनना उसको हम क्या कहेंगे, ओजिनोसिस, ठीक है। लेयरिंग इज क्लोज ड्यूरिंग स्वेलोइंग बाय। तो जब हम स्वेलोइंग करते हैं तब लेयरिंग्स को कौन क्लोज करता है, एपिग्लोटिस, वोकल कॉर्ड, क्रिकोइड कार्टिलेज के थायरॉइड कार्टिलेज। उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, एपिग्लोटिस। अब जब हम स्वेलो करते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, हमारा जो एपिग्लोटिस वो क्लोज हो जाता है। क्यों वो क्लोज होता है, तो इसीलिए लेयरिंग्स और जब लेयरिंग्स में और हमारे ट्रेकिया के अंदर फूड पार्टिकल्स जाता नहीं है, फूड पार्टिकल्स की एंट्री अंदर होती नहीं है, ठीक है। इसलिए एपिग्लोटिस हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 15, विच प्रोसेस कम अंडर अ चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम नेचर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। नर्सिंग एजुकेशन का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि जिसमें चाइल्ड डायरेक्टली अपनी तरह से नेचुरली पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखता है, वो कौन सी थियरी है, प्रिगमेटिज्म्स, एडेलिज्म्स, रियलिज्म्स के नेचुरलिज्म्स। तो उसमें मेरा सही आंसर क्या होगा कि वो कौन सी थियरी है जो चाइल्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, तो नेचुरलिज्म्स, क्या होगा, नेचुरलिज्म्स, ठीक है। क्वेश्चन 16, what information of a nurse should consider while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever। नर्सिंग स्टाफ नर्स क्या कर रही है, हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है, कौन सा बच्चा है रिमेटिक फीवर का सस्पेक्टेड बच्चा है, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। जब हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे तब हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days ago, वॉमिटिंग फॉर 2 days, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस। तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, रिमेटिक फीवर का पेशेंट हो तो हमें खास हमारा आंसर आएगा डी, रिसेंट कोई भी एपिसोड फेरिंजाइटिस का आया है कि नहीं, फेरिंजाइटिस इन्फ्लामेशन इन द फेरिंग्स, ठीक है। पीडोफिलिया इज़ अ फॉर्म ऑफ, पीडोफिलिया का मतलब क्या होता है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, फिजिकल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़ के मेंटल एब्यूज़। तो पीडोफिलिया का मतलब होता है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, ठीक है। ये क्या एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है कि जो एडल्ट और ओल्डर पेशेंट में देखने को मिलता है, ओल्डर एडोलेसेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव सेक्सुअल अट्रैक्शंस उसमें देखने को हमें मिलता है। The arterial blood gases analysis report show the decreased bicarbonate level and pH value। क्या बोल रहा है, ABG एनालिसिस आर्टियल ब्लड गैसेस रिपोर्ट आया है, उसमें बाइकार्बोनेट SCO3 लेवल डिक्रीज है और pH वैल्यू डिक्रीज है। तो क्या कंडीशंस कहलाएगी, तो उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। पहले हमें क्या नक्की करना है कि pH, ठीक है, pH ज़्यादा हो तो क्या होता है, एसिडोसिस, और pH कम हो तो हम क्या बोलते हैं, अल्कलोसिस, ठीक है। और उसमें हमें एक याद रखना है क्या, रोम याद रखना है, क्या, रोम। रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। उसमें क्या होगा कि जब भी हमें ये बाइकार्बोनेट लेवल या pH की वैल्यू जो भी दी होगी तो रेस्पिरेटरी में क्या होगी, अपोजिट होगी। पहले हम pH से नक्की करेंगे कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। अब रेस्पिरेटरी में देखो अपोजिट है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज है, ये डिक्रीज है।
तो हो नहीं सकता। तो ये अल्कलोसिस की कंडीशन मेटाबॉलिक इक्वल है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हमारा सही आंसर होगा, आंसर डी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी, ठीक है। पीएच कम होगी तो एसिडोसिस होगा, और ज़्यादा होगा तो अल्कलोसिस, और 7 होगा तो क्या होगा, तटस्थ, न्यूट्रल होगा, ठीक है। 7 से कम होगा तो एसिडिक, ठीक है, और 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। तो इधर क्या है, कम है, पीएच वैल्यू डिक्रीज है तो एसिडिक है, ठीक है। और दोनों रोम हमें याद रखना है, तो इक्वल है, तो इक्वल में मेटाबॉलिक इक्वल, रेस्पिरेटरी अपोजिट, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड, 2 वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर, हाइपोथेसिस, को रिलेशनशिप, रिसर्च। तो जो 2 वेरिएबल होते हैं, एग्जाम्पल फॉर स्मोक कैन कोज लंग्स कैंसर, ठीक है, लंग्स कैंसर, तो उसमें वेरिएबल कौन है, एक लंग्स कैंसर और स्मोक, ये 2 क्या है, वेरिएबल है। ये 2 वेरिएबल के बीच रिलेशन दिखाना, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस, 2 और मोर वेरिएबल, ठीक है। तो उसमें देखो वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कोज पे डिपेंड होता है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट पे डिपेंड होता है। जब भी रिसर्चर होगा वो इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट किसको देगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, चेंजेस उसमें करेगा, उसकी इफेक्ट क्या देखने को मिलेगी, लंग्स कैंसर पे देखने को मिलेगी। यदि हम स्मोक कम करेंगे तो लंग्स कैंसर होने का चांसेस कम हो जाएगा, हम ज़्यादा करेंगे तो लंग्स कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होगा। इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोज है और डिपेंडेंट क्या है, इफेक्ट है, ठीक है, याद रखना है। What percentage does buns of genitalia constitute by the rule of 9? बंस में जो रूल ऑफ 9 होता है उसमें जेनिटेलिया कितना परसेंटेज बंस मानते हैं हम, 21, 18, 1 और 9। जेनिटेलिया के लिए हमें 1%, ठीक है। रूल ऑफ 9 में हम देखो, ये मैंने लिखा है आपके लिए, आर्म्स 9% ईच आर्म्स, ठीक है, याद रखना, राइट 9 और लेफ्ट 9। 28 तक आगे वाला भाग 18%, पीछे वाला भाग भी 18%, जेनिटेलिया 1%, हेड एंड नेक 9%, लेग्स ईच लेग 18%, दूसरा 18, यू करके 100% हमें करना है, ठीक है। द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स इज कॉल्ड, तो जब भी हमें इन्फेक्शंस लगे, ठीक है, उसके अलावा जब फर्स्ट सिम्टम्स दिखे उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन या फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में दाखिल हुए, एंटर हुए, उसके बाद जब भी फर्स्ट सिम्टम्स दिखे उस बीच का समय को हम क्या बोलेंगे, रिटर्न पीरियड, विंडो पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, एक्सपोजर पीरियड, तो हम कहेंगे उसको इंक्यूबेशन पीरियड। अभी क्वारंटाइन वाला एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वो कोरोना की, क्वारंटाइन मतलब क्या है, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है तब तक क्या करना, आइसोलेट करना, क्या करना, आइसोलेट करना, ठीक है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ ऑर्बिट इंक्लूड द आईबॉल एंड आईलिड, आईबॉल के साथ साथ हमें आईलिड और ऑर्बिट को निकालना है, उसको क्या बोलेंगे, एविसरेशन, एक्सेंट्रेशंस, इन्यूक्लिएशंस, लेसर सर्जरी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सब निकल रहे हैं ना, तो एक्सटेंटेरेशंस, क्या कहेंगे, ऑर्बिटल एक्सटेंटेरेशंस। इसका मतलब क्या होता है, पूरा आईबॉल हमें रिमूव करते हैं, इंक्लूड ऑल का टिश्यू भी आ जाते हैं, ऑल कंटेन आ जाता है, ठीक है। याद रखना है, एक्सटेंटेरेशंस का मतलब पूरा आईबॉल निकालना। विच सेल आर टेक पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल, क्या हमारे बॉडी की जो इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, उसमें कौन से सेल होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म करते हैं, मैक्रोफेजिस, टी सेल, एनके सेल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा एनके सेल्स, ठीक है। एनके सेल्स क्या है, नेचुरल किलर सेल्स, बराबर, और उनको एंटीवायरल मैक्रोफेजिस से नाम से हम जानते हैं, याद रखना, ठीक है। और जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं क्या करते हैं, जो वायरस इन्फेक्शन होता है उसको क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से वायरस है, ठीक है। एन एक्यूमुलेशंस ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लूरल स्पेसिज, जब इंट्राप्लूरल स्पेस में ब्लड का जमा हो जाना उसको क्या बोलेंगे हम, काइलोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स के हीमोथोरेक्स। जब ब्लड की बात आए तो उसमें क्या जब आंसर आएगा, तो हीमोथोरेक्स।
The role of nurse is protecting the patient's human and legal rights is that of. नर्स जो पेशेंट्स के लिए प्रोटेक्ट करती है उस लीगल राइट को उसको क्या कहेंगे, पेशेंट केयर गिवर, एजुकेटेड, कम्युनिकेटर के पेशेंट्स एडवोकेट। मतलब उसका मतलब क्या होता है, जो नर्सिस होती है पेशेंट्स का रिप्रेजेंट करके पेशेंट की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसका बचाव करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेशेंट एडवोकेट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पेशेंट्स एडवोकेट। ठीक है, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे अगले नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।